हाय, गुड आफ्टरनून। रिपब्लिक डे परेड इंडिया में एक बड़ा खास ओकेजन होता है। इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी कितनी मिलिट्री माइट डेवलप हो रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे हो रही है, सोचने का तरीका इंडिया का किस तरीके से चेंज हो रहा है। रिपब्लिक डे परेड एक नॉर्मल परेड नहीं है, अच्छा खासा रिफ्लेक्शन है ये। जो भी इसमें चीफ गेस्ट होता है, और चीफ गेस्ट कौन होता है? किसी फॉरेन कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मोनार्क, इंपॉर्टेंट लोग। तो उनको इंडियन गवर्नमेंट इनवाइट करती है, और जिसको इनवाइट करती है उससे आपको एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन क्या है। मोदी जी का एक खास स्टाइल है कि वो बड़ी सबटल सी मैसेजिंग करते हैं। उनकी मैसेजिंग सिर्फ वो लोग समझ पाते हैं जिन्होंने मोदी के कार्यशैली को अच्छी तरह से वॉच किया है, देखा है। तो इस बार का जो रिपब्लिक डे परेड हुआ दिल्ली में 26 जनवरी को, उसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। बड़े अपने आप में एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हैं। वहां पे ये एक्चुअली फील्ड मार्शल के रैंक पे थे इजिप्शियन आर्मी में। इजिप्ट में जनरली जो फौजी होते हैं वही प्रेसिडेंट बनते हैं, ये उनका एक ट्रेंड है। बीच में ट्रेंड टूटा भी था, उसकी भी बात करेंगे आज। लेकिन इजिप्ट के प्रेसिडेंट को ही चीफ गेस्ट क्यों बुलाया गया, और इसके क्या एक्सटर्नल मैसेजेस हैं और इंटरनल मैसेजेस किसको हैं? एक्सटर्नल तो आपको सारी दुनिया को एक मैसेज देते हैं कि हाँ, मिडिल ईस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट को मोदी ने टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। अगर आप देखें तो सऊदी अरबिया, यूएई, इजिप्ट, इन सब के साथ बड़े क्लोज रिलेशंस मोदी की टॉप प्रायोरिटी में रहे हैं, और उसके अपने रीजन्स हैं। लेकिन इसकी एक इंटरनल मैसेजिंग भी है जो जा रही है, और ये इंटरनल मैसेजिंग एक्चुअली किन लोगों के लिए है? तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट की विजिट के साथ मोदी जी ने किस किस को मैसेज दिया, मैं थोड़ा सा आपको एक्चुअली एनलाइटन करना चाहूंगा इजिप्ट की हिस्ट्री के ऊपर। यू नो अरब वर्ल्ड में इजिप्ट का एक खास स्थान है। इट्स क्वाइट ए इंपॉर्टेंट नेशन देयर। 1958 में सीरिया के साथ इनका मर्जर हुआ। उन्होंने कहा कि हम एक यूनियन बनाएंगे, और 61 में ये जो मर्जर है ये डीमर्जर में कन्वर्ट हो गया। दोनों देश इंडिपेंडेंट हो गए नेशनलिज्म की वजह से। उसके बाद क्या हुआ कि 1967 में 6 डेज का वॉर हुआ, जिसमें इजिप्ट ने, सीरिया ने और जॉर्डन और बहुत सारे नेशंस हैं, अरब नेशंस, जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें इसराइल ने एक बड़ी क्लियर कट विक्ट्री हासिल की। उन्हें एक्चुअली सिनाई जो पेनिसुला है उसको कैप्चर कर लिया, गोलन हाइट को कैप्चर कर लिया, वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया। काफी कुछ हुआ इस लड़ाई में। बट जो समझने वाली बात यह है कि 67 की लड़ाई में बड़ी एक क्लियर सी विक्ट्री इसराइल को हासिल हुई, और उसकी वजह से जो अरब नेशंस हैं उनको काफी धक्का लगा, और उनका बहुत एम्ब्रेसमेंट हुआ, और उनकी रेस्पेक्ट जो इंटरनेशनल एरिना में है वो चली गई। उसके बाद अगली जो लड़ाई होती है वो होती है 73 की लड़ाई, योम किपुर वार जिसको बोलते हैं। और ये बेसिकली एक इजिप्ट का ही इनिशिएटिव था, और उसमें जो एक्चुअली जो उनके प्रेसिडेंट थे वो अनवर सादत थे उस टाइम पे। इस वॉर में पहली बार इजिप्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑफ कोर्स लड़ाई तो एक्चुअली एक तरीके से आप देखें तो जो कॉन्क्लूसिव जो विक्ट्री या डिफीट इसमें नहीं हुई, बट फैक्ट रिमेन्स कि इसराइल ने भी अपने आप को रेस्टोर किया टर्मिनल पार्ट ऑफ द बैटल में। लेकिन इनिशियल पार्ट में जो इजिप्ट ने, इजिप्शियन आर्मी ने इन पर्टिकुलर जो स्वेज कैनाल को क्रॉस किया, वो अपने आप में एक मास्टरपीस था, और उसकी वजह से इसराइल को अच्छा खासा सेटबैक हुआ, सरप्राइज हुआ, नो डाउट अबाउट दैट। यौम किपुर वॉर के बाद एक बार को इजिप्ट को ये तो लगा कि हाँ, उसकी प्रेस्टीज रेस्टोर होगी, लेकिन साथ में उनको एक चीज और रियलाइज हुई। उनको लगा कि जो मिलिट्री ऑप्शन है इसराइल के अगेंस्ट में, उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, और प्रॉब्ली उससे इजिप्ट का जो इंटरेस्ट है वो भी सर्व नहीं हो रहा है। इनफैक्ट शायद उनको ये लगा जो फिलिस्तीनियंस हैं वो एक्चुअली इजिप्ट का यूज कर रहे हैं अपने पर्पज के लिए, और ओवरऑल जो अरब इसराइल की जो एनिमिटी है उसमें इजिप्ट का पार्टिसिपेट करने से कोई खास
एडवांटेज नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन किया 77 में। अब इस एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ, जो फिलिस्तीन का जो सपोर्ट कर रहा था इजिप्ट, वो एक्चुअली एक साइड लाइन हो गया और इजिप्ट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक मेजर चेंज हुआ। जो अरब नेशंस हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई। मींस ये बात अनवर सादत के अगेंस्ट में गई। पूरे जो फिलिस्तीनियंस हैं और जो अरब्स हैं वो सब अनवर सादत से नाराज हुए, लेकिन एज ए स्टेट्समैन, क्योंकि अनवर सादत ने अपने कंट्री का भला देखा, उन्होंने देखा कि हाँ मेरे को इसमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, इजिप्ट इज नॉट गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट्स एनिमिटी और एडवर्सरियल स्टेटस अगेंस्ट इजराइल। इट वॉज नॉट इजी डिसीजन फॉर हिम, बिकॉज उनको पता था कि इस डिसीजन के बाद पूरी जो मिडिल ईस्ट के जो नेशंस हैं वो उनके अगेंस्ट में हो जाएंगे, बिकॉज इजराइल वाज बेसिकली ए परिया नेशन एज फार एज मिडिल ईस्ट नेशंस वर कंसर्न। काफी इंटरनल डिस्टरबेंस भी इजिप्ट में हुए इस एग्रीमेंट को लेके, बट सादत सस्टेन्ड। लेकिन चूंकि जो हार्ड लाइनर्स थे, जो रेडिकल ग्रुप था, और वो रेडिकल ग्रुप में मिलिट्री ऑफिसर्स भी इंक्लूड थे, वो उनके अगेंस्ट में हुआ। probably they never wanted that Egypt should have an agreement with Israel. 6 अक्टूबर 1981 को जब वो एक मिलिट्री परेड का निरीक्षण कर रहे थे, ऑब्वियसली जो हार्ड लाइनर्स थे, रेडिकल ग्रुप था, दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, इस ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल बिल्कुल स्पष्ट था, क्लियर था। दे वर पार्ट ऑफ दिस असैसिनेशन अटेम्प्ट। और अटेम्प्ट क्या, ये एक्चुअली एक सक्सेसफुली उन्होंने असैसिनेट किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इजिप्ट में जो प्रेसिडेंट है वो जनरली फौज से या एयरफोर्स से, इस तरह की बैकग्राउंड से आता है। आज तक ऐसा ही हुआ है। कई बार ये लोग अनपॉपुलर भी हो जाते हैं, और ऐसी ही एक अनपॉपुलरिटी एपिसोड के बाद इजिप्ट में डिसाइड हुआ कि इलेक्शंस होंगे। 2011 में इलेक्शंस हुए, और उसमें जो हार्ड लाइनर्स है, यानी कि जो रेडिकल एलिमेंट है मुस्लिम ब्रदरहुड, उसका एक पार्ट था, और उन्होंने एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, एक पॉलिटिकल पार्टी थी वो। दे वर एबल टू हैव देयर पर्सन एज ए प्रेसिडेंट, यानी कि जो हार्ड लाइनर्स थे, रेडिकल इस्लामिस्ट थे, उनका एक प्रेसिडेंट पहली बार इजिप्ट में पावर में आया, और इनका नाम था मोहम्मद मोर्सी। लेकिन हुआ क्या कि अल्टीमेटली एक साल के बाद जब इजिप्शियन डिफेंस सर्विसेज ने, आर्मी ने इन पर्टिकुलर, देखा कि उसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस हो रहे हैं, कंट्री वाज नॉट एट पीस, तो उन्होंने उसको सत्ता से हटाया और खुद उन्होंने सत्ता हासिल की। तो जो, अगर आप देखो, जो मुस्लिम ब्रदरहुड सपोर्टेड जो प्रेसिडेंट था वो सिर्फ वहां पे एक साल रहा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लेसन एक्चुअली नॉट ओनली फॉर इजिप्ट बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए था कि डिफेंस सर्विसेज किस तरीके से एक स्टेबलाइजेशन का रोल। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स इजिप्शियन हिस्ट्री के बताए, इससे आपको क्या क्या एक्चुअली लेसन्स ड्रॉ होते हैं। पहला जो लेसन है वो तो यही है कि जो नेशनलिज्म है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस नेशनलिज्म की वजह से ही उन्होंने सीरिया से अपना यूनियन खत्म किया। दूसरी बात, इसी नेशनलिज्म की वजह से, नेशनल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन किया। और ये फैक्टर है स्टेट्समैनशिप का। अनप्लेजेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में, वो आप लेते हैं। अनवर सादत ने भी यही किया। जो कैंप डेविड का एग्रीमेंट है वो एक्चुअली एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है जहां पे आप नेशनल इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखते हैं। अब जो अगला लेसन है वो लेसन है एक्चुअली रिलीजन का। अगर आप देखो, रिलीजन के बेसिस पे स्टेट्स बनते हैं, नेशंस बनते हैं, लेकिन रिलीजन एक अकेला फैक्टर नहीं हो सकता किसी भी नेशन को सस्टेन करने के लिए। अगर ये अकेला फैक्टर होता तो सीरिया के साथ उनका यूनियन टेम्पररी ना होता। और अगर यही फैक्टर इंपॉर्टेंट होता तो कभी भी कैंप डेविड एग्रीमेंट नहीं होता, बिकॉज आफ्टर ऑल फिलिस्तीनियंस आर मुस्लिम्स। इससे एक और फैक्टर भी बिल्कुल क्लियर कट सामने आता है। इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, स्टेट, सोसाइटीज, नेशंस सब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को देखते हैं। किसी को कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
इजिप्ट ने अपना इंटरेस्ट देखा, बिकॉज एज ए नेशन उसने सेल्फिश बिहेवियर किया, क्यों नहीं करेगा कोई भी देश, किसी भी देश को आप ले लीजिए। तो ये कहना कि आप दूसरे को लुक आफ्टर करते हुए अपनी पोजीशन को एम्बरेसिंग करोगे या आप इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस करोगे दूसरों के लिए, 73 वॉर के बाद सादत ने ये रियलाइज कर लिया कि इजिप्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सेल्फिश, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पूरा अरब नेशंस उनके अगेंस्ट में हो रहे थे। सादत ने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। कैंप डेविड एग्रीमेंट एज ऑन नाउ इट इज फुल्ली एप्लीकेबल। इजराइल के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं और ऑफ कोर्स कई बार वो फिलिस्तीनियों के लिए मीडिएटर का काम करते हैं, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन जहां तक इजिप्ट के डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का किसी वॉर में इजराइल के अगेंस्ट में इसका कोई सवाल है, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही है, वो है नो, इजिप्ट विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एंटी इजराइल एक्टिविटी। इससे एक लेसन और भी मिलता है। ये लेसन ये है कि मिलिट्री ऑप्शन हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। 73 वॉर में एक बार को इजिप्ट ने उनको सरप्राइज जरूर दे दिया इजराइल को, मगर लड़ाई वो जीत नहीं पाए। तो ऑब्वियसली उनको फिर लगा कि उनकी एक लिमिटेशंस है, मिलिट्री ऑप्शन की एक लिमिटेशंस है, और उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में कैंप डेविड एग्रीमेंट इसके बाद किया। मिलिट्री ऑप्शन को उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट में खत्म किया। इसमें कोई शक नहीं कि 2011 में मुस्लिम ब्रदरहुड सपोर्टेड गवर्नमेंट वहां पे पावर में आई इजिप्ट में, मोहम्मद मोर्सी वहां के प्रेसिडेंट बने और वो एक साल तक सस्टेन किए। ही कुड नॉट मैनेज दैट वेल। तो इससे एक लेसन और भी मिलता है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो वायलेंस के लिए तो ठीक है, दे कैन जनरेट लॉट ऑफ वायलेंस, they can carry out lot of terrorist activity, people may support them also, जैसे आप तालिबान को देख लीजिए अफगानिस्तान में। लेकिन लोगों का सपोर्ट उनके लिए है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट भी ढंग से चला सकें। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मोर्सी जो कि वहां के प्रेसिडेंट थे, 2011 के इलेक्शन के बाद बने थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था, ओवरऑल जो इंप्रेशन मिला था वो ये मिला था कि जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी के थ्रू वो इलेक्शन हुआ है, नो डाउट लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, मगर उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो एक साल के अंदर सामने आ गई और उसके बाद ऑब्वियसली मिलिट्री ने उनको ओवरथ्रो किया। ही वेंट टू जेल एंड डाइड देयर ओनली। लेट अस कम टू इंडिया नाउ। इस विजिट के थ्रू मोदी क्या मैसेजिंग कर रहा है? एक्सटर्नल मैसेजिंग तो हम समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, मगर एक्सटर्नल मैसेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल मैसेजिंग। और ये मैसेजिंग किसके लिए है? ये मैसेजिंग है इंडिया में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनके लिए भी और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए भी। मेजोरिटी कम्युनिटी को ये मैसेज है कि वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद मिडिल ईस्ट एंड इट शुड नॉट बी स्पॉइल्ड। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको ये मैसेज जा रहा है कि जस्ट लुक एट how we are maintaining our relations with Middle East. We are so concerned about them. क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर दो वर्ग हैं बेसिकली, अशरफ्स एंड पसमंदाज। अशरफ्स आर दोज who say कि we are high class and पसमंदाज are those who are basically converted from Hindus or any other religion to Muslim by whatever means. Majority पसमंदाज हैं इंडिया में और ये लोग वो हैं जिनकी जो रूट्स हैं वो इंडियन है, लेकिन दे आर फुट सोल्जर्स। और जो अशरफ्स हैं वो बेसिकली लीडरशिप है। ये जो अशरफ है ये अपने आप को टर्क बताएंगे या अरब ब्लड लाइन बताएंगे या ईरानियन ब्लड लाइन बताएंगे। दे आर द वन हु आर डिक्टेटिंग टर्म्स टू पसमंदाज। तो ये जो मैसेज है मोदी का, पहला मैसेज तो एक्चुअली अशरफ्स के लिए है कि now you're that leverage that you are close to Middle East or probably you have a say there or probably they are going to support you. Kindly take it as a note, as a guidance to you that we are capable to maintain our relations with Middle East independent of yours opinion. That is one. दूसरी बात, जो पसमंदाज हैं उनको ओपिनियन क्लियर कट है, we are Indians, we are Indian nationals. Nationalism has got more power than religion.
ये एक्चुअली इजिप्ट की हिस्ट्री में बिल्कुल क्लियर कट सामने आता है दैट नेशनलिज्म हैज गॉट मोर पावर देन रिलीजन। आप बांग्लादेश में आप देख लीजिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान दे हैव गॉट द सेम रिलीजन, बट इवन देन बांग्लादेश में नेशनलिज्म की जीत हुई और 1971 में वो अलग हो गया। सेम यू टेक इट बलोच, यू टेक सिंधु देश, यू टेक पश्तून्स, जो डूरंट लाइन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट, नेशनलिज्म हैज गॉट मोर पावर देन द रिलीजन। तो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो मैं पसमंदा की बात कर रहा हूं, दोज हु हैव गॉट द रूट्स इन इंडिया, आफ्टर ऑल they are basically Indians only, they have got Indian roots genetically and otherwise। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि इट इज नेशनलिज्म हैज गॉट मोर पावर, मोर बेनिफिट्स फॉर यू। अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें या मुस्लिम वर्ल्ड को देखें तो उसमें अरब नेशंस, इजिप्ट, ये एक तरफ हो जाते हैं, ईरान एक तरफ हो जाता है, और एक तीसरी एक्सिस और भी है, और ये एक्सिस है किसकी? क्वाटार टर्की, क्यूटीपी, क्वाटार टर्की पाकिस्तान। ये जो एक्सिस है ये बेसिकली एंटी इंडिया रोल प्ले कर रही है। आप नुपुर शर्मा के केस में देख लीजिए या कोई और इंसिडेंट देख लीजिए, इनवेरिएबली यू विल फाइंड दिस एक्सिस एक्टिव अगेंस्ट इंडिया। अब ये लोग करते क्या हैं? ये जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उसको मिसगाइड करते हैं। तो इंडिया एक्चुअली अगर आप देखिए तो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है या मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में अभी अपना एक डायरेक्ट से प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद मिडिल ईस्ट, स्पेशली यूएई, सऊदी अरबिया एंड नाउ इजिप्ट। मोदी आफ्टर ऑल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स को? सिंपल है कि जो रूट टू प्रॉस्पेरिटी है वो इंडिया के थ्रू है। आपको यहीं रहना है, इंडियंस की तरह रहना है। आप रियल पॉलिटिक्स को समझिए। ये इंडिया वो इंडिया नहीं है जो 10 साल पहले था या 15 साल पहले था। यहाँ पे कोई अपीजमेंट नहीं होने वाला है। आप रियल पॉलिटिक्स को समझेंगे तो आप सुखी रहेंगे। इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जो एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, आप देखो इंडिया की, आप जीडीपी देख लीजिए, मिलिट्री माइट देख लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में उसका से देख लीजिए। ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के नेशंस इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और पाकिस्तान एक सेकेंडरी और इनफैक्ट एक टर्सरी कंट्री होके रह गया है। तो मैसेजिंग जो इंडियन मुस्लिम्स को है वो बिल्कुल क्लियर कट है कि काइंडली प्रैक्टिस रियल पॉलिटिक्स, क्योंकि उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग मिसगाइडेड। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम लीडरशिप में अच्छे लोग या समझदार लोग नहीं हैं, कुछ लोग बहुत समझदार हैं। अब इनमें से कुछ अगर आप देखें तो पहले एक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे नजीब जंग, उसके अलावा जनरल शाह जो एएमयू के वाइस चांसलर भी रहे, और उसके अलावा 2-3 लोग और। ये लोग डॉक्टर भागवत जो आरएसएस के सरसंघ चालक है, उनसे मुलाकात की और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया वे फॉरवर्ड कि आफ्टर ऑल जो एमिकेबल रिलेशनशिप्स कैसे एस्टेब्लिश की जा सकती है। जैसे ही इनका इंटरव्यू अगले दिन छपा, उसके बाद आप देखिए जो हार्ड लाइनर हिंदूज हैं, ऑब्वियसली उन्होंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन जो हार्ड लाइनर मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि आफ्टर ऑल ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड, ये भागवत से मिलने किस कैपेसिटी में गए, और जो जो उन्होंने बोला है उस बात का तो कोई भी लॉजिक नहीं है। बेसिक पॉइंट ये था कि उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया, उनके क्रेडेंशियल्स को चैलेंज किया। दे आर द वन हु आर एक्चुअली मिसगाइडिंग इंडियन मुस्लिम्स। और ये ही एक्चुअली अगर आप देखो जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है या फिर इसका एक पॉलिटिकल फ्रंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो है, ये सब लोग वो हैं जो प्रॉब्ली मिसगाइडेड हैं। अशरफ उनको मिसगाइड करते हैं और साथ में ये बताते हैं कि प्रॉब्ली हमने यहाँ पे 800 साल राज किया, तो प्रॉब्ली अगर हम इस हार्ड लाइन अप्रोच के थ्रू जाएंगे तो वी मे गेट अनदर चांस टू रूल दिस कंट्री, एंड दीज आर द पीपुल एक्चुअली हु आर not for a amicable settlement of anything between Hindus and Muslims. They are the one. और ये ही एक्चुअली मोदी एक्चुअली उनको यही समझाना चाह रहे हैं
इस मैसेजिंग के थ्रू कि probably those days have gone, this is a democratically elected government। हाँ, आप यहाँ पे राज कर सकते हैं, कोई भी राज कर सकता है, बशर्ते कि he is democratically elected। अब उसमें सिंपल सी बात है, अगर एक चाय बनाने वाला या चाय बेचने वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो यहाँ पे तो सभी को अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर बनने की। इट इज ए डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आप सोचें कि वायलेंस के थ्रू आप इस कंट्री को सब्जुगेट कर लेंगे, तो प्रोबली दोज डेज आर नॉट देयर एट ऑल। Ajmal Sohail is one of those enlightened journalists. Actually, he is co-founder and co-president of Counter Narco Terrorism Alliance Germany and a national security and counter-terrorism analyst. So this gentleman, he says that Muslim Brotherhood is trying to, spread their wings in India. अब उन्होंने कहा कि जो दो उनके प्रोमिनेंट ऑफ सूट्स हैं, एक तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दूसरा नेशनल वुमेन फ्रंट। अब ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये तो बैन कर दिया गया, लेकिन साथ में क्या होता है कि जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बैन हो जाते हैं, तो वो एक आल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो अपना दफ्तर खोल देते हैं। और इनकी एक्सटर्नल फंडिंग कहां से होती है? क्वाटार, टर्की, पाकिस्तान, जो मैंने आपसे कहा QTP एक्सिस। अब इसमें टर्की की एक्चुअली थोड़ी हालत पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान का तो खैर बहुत ही बुरा हाल है इकोनॉमिकली। और क्वाटार एक ऐसा कंट्री है जो हर जगह दे विल ट्राई टू क्रिएट और फोमेंट ट्रबल। इंडिया तो एक प्राइम उनका ऑब्जेक्ट रहता है। अब ये जो इकोसिस्टम है, ये पाकिस्तानी कंट्रोल्ड जिहादिस्ट इकोसिस्टम है, ये भी इनको सपोर्ट करता है। तो दैट इज वेयर एग्जैक्टली एंड हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे ऑपरेट। दे हैव गॉट इनिशियली दे आर गोइंग टू हैव ए दैट वी आर ए NGO, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। दैट इज ए नॉर्मल फिनोमेना विच दे फॉलो एंड आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे करके ट्रेनिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर ये एक जो इनके जो रियल जो टीथ हैं या जो फैंक्स हैं वो फिर नजर आने लगते हैं, जैसा हुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के केस में। धीरे धीरे करके इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये भी पता चल गया कि उनका विजन डॉक्यूमेंट क्या है, किस तरीके से वो वायलेंस के सहारे अपने उस ड्रीम को कि किसी टाइम पे भी वो प्रॉब्ली इंडिया को गवर्न करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। तो ये सब धीरे धीरे करके एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन शुरू में कोई भी इनमें से ये नहीं दिखाता कि दे आर लुकिंग टू कम इनटू पावर। सेम थिंग इजिप्ट में भी यही हुआ था। जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, मुस्लिम ब्रदरहुड अपने आप को, एंड बाय द वे बहुत सारे कंट्रीज में वो एज ए नॉन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज ए नॉर्मल सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एग्जिस्ट करता है, ऑपरेट करता है। ये तो बाद में पता चलता है कि एग्जैक्टली उनका पर्पज क्या है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, जो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका बेसिकली काम ये रहता है कि किसी न किसी तरीके से इस्लामिक रूल को या शरीयत को एप्लीकेबल किया जाए उस कंट्री के अंदर। ये इनका पर्पज होता है। तो इन कंक्लूजन व्हाट वी कैन से, व्हाट मोदी इज ट्राइंग टू डू, सिंपल, एक इंटरनेशनल एक्सिस वो बनाना चाह रहा है अरब नेशंस के थ्रू अगेंस्ट दीज फंडामेंटलिस्ट एंड रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में एक्चुअली वो न्यूट्रलाइज करना चाह रहा है टर्की, क्वार्टर, पाकिस्तान एक्सिस को भी। Along with that, there is an internal messaging for Indian Muslims, especially those who are misguided, who are misguiding Pasmandas. These people are basically Ashrafs. They are in the position of influence and they want to foment trouble in India through the radical groups. और उसमें ऑब्वियसली जो मुस्लिम ब्रदरहुड है या इस तरह के जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी हेल्प करना चाहते हैं या ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। I hope government is aware of all these things, and that is why this particular attempt has been made by inviting President of Egypt, Abdel Fattah al-Sisi. Hope you like this narration. Please like, share, and subscribe. My video will be there on Wednesday and Friday, 8 p.m. generally. 20-30 minutes variation may be there. In addition to that, I will
publish the videos as and when I get some relevant material for your benefit. So thank you so much. I will see you in next video.